हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने CS201 लेक्चर नंबर 25 का फर्स्ट हाफ पढ़ लिया था तफसील के साथ। अब उसका जो सेकंड पार्ट है इनलाइन फंक्शंस से हमने स्टार्ट करना है। इनलाइन फंक्शंस बेसिकली एक नॉर्मल जैसे हमने फंक्शन पढ़े थे उनको इनलाइन फंक्शन कहते हैं, और जो दूसरी टाइप्स होती हैं वो स्पेशल। ये इनलाइन कीवर्ड से ही स्टार्ट होते हैं, एक ही लाइन पे लिखा जाने वाला, जैसे कि वर्ड है इन लाइन, इन सिंगल लाइन पे ये तकरीबन लिखा जाता है। ऐसे फंक्शन को इनलाइन फंक्शन कहते हैं। हम इसको पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस मैक्रोज, फ्यू मैक्रोज लाइक, कुछ मैक्रोज की वो बात करता है, कहता है हमने पढ़े। इनलाइन फंक्शन आल्सो वर्क मोर और लेस इन द सेम मैनर। वो कहता है जैसे कि ऊपर हमने फंक्शन पढ़े थे सेम मैनर में मैक्रोज की तरह ही, कहता है कि इसमें वो कहता है मोर लेस होते हैं ये उससे, ठीक है। कहता है फंक्शन आर डिक्लेयर्ड इन लाइन बाय द राइटिंग द इनलाइन कीवर्ड बिफोर द सेम। इसको हम अब कोड की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कैसे फंक्शन होते हैं इनलाइन फंक्शन। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये तो हमें ज़रूरत पड़ती है, हम वैसे एक बॉडी लिख लेते हैं प्रोग्राम की। उससे पहले हम मेन से पहले कोई भी फंक्शन लिखते थे, जैसे कि हमने इंक्लूड डिफाइन फंक्शन लिखे थे। कौन से फंक्शन हैश इंक्लूड करते हैं शुरू में। हमने मैक्रोस पढ़े थे, जैसे कि हम कोई लिख देते हैं एक मैक्स, हमने कोई मैक्रो लिया, ठीक है, इसको हमने डिफाइन करवा दिया, या हम कहते हैं कि हैश डिफाइन, ठीक है। मैक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इनलाइन फंक्शन किस तरह से होते हैं। फर्ज कर लो कि मैं एक कीवर्ड लिख देता हूँ इनलाइन, ठीक है। इनलाइन इस तरह से इनलाइन फंक्शन लिख दिया जाता है, ठीक है। उसकी डाटा टाइप सबसे पहले इनलाइन लिख दिया जाता है। साथ साथ समझेंगे सीन क्या है। वो कहता है कि द फंक्शन आर डिक्लेयर्ड इन लाइन बाय द राइटिंग द इनलाइन कीवर्ड, जो कि मैंने अभी लिख दिया, बिफोर नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का नेम लिखने से पहले वो कहता है कि हमने इसको टाइप कर देना है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि एक डिफाइन अच्छे से इसकी ऐड करवा देता हूँ। ये ऊपर टॉप पे मैंने इसकी डिफाइन लिख दिया है। इनलाइन फंक्शन प्लेस कीवर्ड इनलाइन बिफोर द फंक्शन नेम, उसका नाम लिख दो। डिफाइन फंक्शन बिफोर एंड कॉल और मेड फंक्शन, यानी कि इसका सबसे पहले आप नाम लिख दो फंक्शन, सबसे पहले कीवर्ड यूज कर लो इनलाइन, ठीक है। इनलाइन लिखने के बाद आपने इसकी डाटा टाइप, जिस इंट डाटा टाइप लिखनी है आपने, फ्लोट लिखनी है, जो भी लिखनी है। फर्ज कर लो आपने इसकी डाटा टाइप इंट लिखनी है, ठीक है, इंट डाटा टाइप लिख लो। उसके बाद फंक्शन का नाम फर्ज कर लो आपने लिखना है मैक्स लिखना है, फंक्शन का नाम मैक्स एक फंक्शन ऊपर। जैसे कि फंक्शन क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता, इस लेक्चर की समझ नहीं आ रही, तो फंक्शन यूट्यूब पे सर्च कर लें या मेरी वीडियो देख लें। मैक्स कीवर्ड इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब दिस इज नाउन एज इनलाइन फंक्शन, ये इसका सिंटैक्स होता है। क्या सिंटैक्स होता है, रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इनलाइन कीवर्ड होता है, उसके बाद इसकी जो डाटा टाइप आपने यूज करनी होती है, रिटर्न टाइप जिसको कहते हैं, रिटर्न टाइप, जैसे कि ऊपर इंट लिखी हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि फंक्शन का नेम, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नेम लिख देना है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स को मैं कॉपी करके सेंटर में कॉपी करके वहां पे पेस्ट भी कर देता हूँ। क्या इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। और ये मैंने इसके आगे ये सिंटैक्स लिखा, और ये मैंने इसके आगे ये लिख दिया, ठीक है। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, उसका सिंटैक्स इनलाइन लिखना है शुरू में, रिटर्न टाइप, और ये आपने रटा मार लेना है। काफी इजी वाला सीन है। उसके बाद कहता है क्या है एडवांटेजेस उसने बताया इसके, और डिसएडवांटेजेस। अब ये क्या, यहाँ पे एक बात पढ़ लो। कहता है फंक्शन आर डिक्लेयर्ड इन लाइन बाय राइटिंग द कीवर्ड बिफोर, नाम से पहले लिख दो। कहता है दिस इज द डायरेक्टिव्स टू कंपाइलर एंड गाज टू फुल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। कहता है ये जो लाइन आपने एक सिंगल लाइन में ये
कंपाइलर को बता देती है फुल डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि इंडिविजुअल कहता है कॉपीज ऑफ फंक्शन, ये कॉपी फंक्शन की कॉपी कर लेता है, बकाया आप रीड कर लो। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या लाइन लिखी है ये आप रीड कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे वो ये बता रहा है, कहता है कि फर्ज कर लो हमने एक इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो कहता है कि इनलाइन फंक्शन फर्ज कर लो कि ये थोड़ी सी मेमोरी ज्यादा ले लेता है, इसकी मतलब वो बात बता रहा है। कहता है कि इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड 100 टाइम्स इनसाइड योर प्रोग्राम, ठीक है, फंक्शन इटसेल्फ। वो कहता है कि अब जो फंक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन की स्पेस रखता था, उसकी जो जगह थी, लेंथ थी, आगे आपको एक कोड भी आ जाएगा, इसकी जो लेंथ थी वो सिर्फ 10 लाइन की थी। लेकिन जो इनलाइन फंक्शन है वो 100 लाइन क्रिएट कर देता है, 100 लाइन। तो फिर कहता है ये काम ठीक नहीं है, इससे थोड़ा सा वैसे परहेज करना चाहिए कोडिंग के अंदर। तो वो कहता है कि यहाँ पे वो कहता है, उसने यही बात बताई है कि अगर आपको सिर्फ 10 लाइंस का आपका फंक्शन था तो इसने 100 लाइन कर दिया, तो इसने साइज को इंक्रीज कर दिया। क्या किया इसने? साइज को इंक्रीज कर दिया है। तो ये जो डिस्क होती है उसके अंदर ज्यादा साइज ले लेता है। डिस्क स्पेस अगर अवेलेबल है परफेक्टली तो फिर तो कोई नुकसान नहीं होगा, अगर जगह कम है फिर ये थोड़ा सा मसला पैदा करता है, ठीक है। इनलाइन फंक्शन, इनलाइन डायरेक्टिव इज द रिक्वेस्ट। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्विज ये है कि जो इनलाइन होता है ना कीवर्ड, ये कंपाइलर को रिक्वेस्ट करता है, कमांड नहीं देता। रिक्वेस्ट का वर्ड मोर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कहता है इनलाइन डायरेक्टिव इज द रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर टू ट्रीट द फंक्शन एज द इनलाइन। वो एक ही फंक्शन को, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन बना दिए, ये भी एक फंक्शन था, इसका नाम मैंने मैक्स रख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम मैं जो है ऐड रख देता हूँ। फर्ज कर लो मैंने इसका नाम जो है ऐड रख दिया, ठीक है। ये डिफाइन ही यहाँ पे आना, यहाँ पे इंक्लूड ही आना है, इंक्लूड, ठीक है। मैंने एक ऐड फंक्शन ले लिया, एक मैक्स फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो मैक्स फंक्शन है उसको सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा है इनलाइन कंपाइलर को, ठीक है, उसी फंक्शन को। वो कहता है कि ये रिक्वेस्ट करता है कंपाइलर को टू ट्रीट द फंक्शन एज इनलाइन, के फंक्शन को इनलाइन कर दो प्लीज। कहता है द कंपाइलर इज ऑन इट्स ओन। अब जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर प्रोग्राम का, वही इसको एक्सेप्ट करता है और वही रिजेक्ट करता है इसकी रिक्वेस्ट को। जो कमांड होती है ना, वो तो कंपाइलर उसको कुछ नहीं कर सकता, वो कमांड जो है कंपाइलर को ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट में कंपाइलर जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना, सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। कोड नहीं आता तो छोड़ दो, यहाँ पे आप सिर्फ थ्योरी करते जाते हो जैसे मैं बताता जाता हूँ, इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। टू गेट टू नो वेदर द कंपाइलर हैज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट टू मेक इट द इनलाइन नॉट पॉसिबल थ्रू द प्रोग्राम डीबगिंग। अब ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, अब ये फैसला कब किया जाएगा, कौन करेगा? कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला प्रोग्राम की डीबगिंग के वक्त हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट वाला आपका क्विज बनता है, ठीक है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम ऑफ डीबगिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्विज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्विज है। उसके बाद हम इस पे लिख देते हैं साथ साथ में क्विज लिख दिया, ठीक है। इसको साथ में जो क्विज होंगे आपने ये फाइल लेनी है तो आपको आसानी रहे और आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ जाए। और इसको साथ में कलर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम करते हैं कॉपी, जहां जहां जरूरत होगी हम इसको लगाते जाएंगे। ये भी क्विज था और ये भी क्विज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नाउ वी विल सी व्हाट विल द एडवांटेजेस। अब यहाँ पे वो कहता है कि डिसएडवांटेजेस उसने ये वाले बता दिए थे कि जगह थोड़ी हो तो ये ज्यादा प्रॉब्लम करता है, आगे उसके फायदे बता रहा है। वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ द फीचर। अब डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस में वो शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है या वो आपको बता सकता है क्या इसका क्विज क्या। व्हाइल राइटिंग द मैक्रोस knew that the important to include the argument of the macros with the parentheses। जब हम मैक्रोज लिखते हैं, मैक्रोज आपने पीछे पढ़ा था कि जब भी हम मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं हमें parentheses लिखना लाजमी होता है, ठीक है। जैसे कि हैश डिफाइन आपका एक मैक्रोज आपने पढ़ा, स्केयर फंक्शन का नेम है, तो आगे उसके आर्गुमेंट्स हैं ये वाले, तो हमने parentheses का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे चल के समझे। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन ये है स्क्वेयर, मैक्रोज आपने लिया i प्लस जे, 2 आर्गुमेंट हैं इसके अंदर, i प्लस जे, ठीक है। वो कहता है कि रिप्लेस विद द डेफिनेशन ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ये ये एक आर्गुमेंट है, i प्लस लिखा हुआ है, i प्लस जे। अब इस एक आर्गुमेंट को अगर उसने स्क्वायर में लेके जाना हो, यानी कि समझो ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब एक वैल्यू ये है तो अब इसका स्क्वायर लेना तो क्या है कि इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से ज़र्ब देना पड़ेगा। तो i प्लस जे की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करो i प्लस जे की वैल्यू से, यानी कि अगर इन दोनों का आंसर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 हो गया। ये तो तरीका ठीक लिखा है,
अब आगे आ जाओ थोड़ा सा, वो कहता है वी हैव नॉट यूज्ड द पैरेंथेसिस। अगर हम पैरेंथेसिस को यूज नहीं करते, जैसे कि ये वाली लिखी हुई है, अगर हम इनको खत्म कर देते हैं, जैसे कि ये वाला कोड था ना, इसमें पैरेंथेसिस ये देखो लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे नहीं लिखी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि हायर जो होती है प्रेसिडेंस ऑफ द ला भूल गया मुझे यार, उसके मुताबिक यानी कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके बाद जो है आपकी डिवीजन होती है, एडिशन। तो सबसे पहले ये आई और जे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। असल में होना क्या चाहिए था, यहाँ पे ऐसे पैरेंथेसिस होगी, ये वाली इस साइड की वैल्यू इस साइड की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, तो ये सेंटर की वैल्यू पहले आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, फिर इनके मल्टीप्लाई होने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये टोटल कोड गलत हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का जो मैक्रोस होता है, इसको बचाने के लिए हम इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिडेंस ऑफ द ये बताया उसने, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि पहले आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाद में ये, जो कि टोटल गलत है। अब इनलाइन फंक्शन किसके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लॉन्ग भी डाटा टाइप है, फ्लोट भी, सबके साथ इस्तेमाल। अब यहाँ पे उसने खुद जो डेफिनेशन दी है उसकी बात कर रहा है। इनलाइन फंक्शन बिहेव द एक्सपेक्टेड लाइक फंक्शन, जैसे कि दूसरे फंक्शन होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम किसी फंक्शन को बताते नहीं है इनलाइन, तो वो डिफॉल्ट भी इनलाइन फंक्शन होता है। एक फंक्शन डिफॉल्ट इनलाइन फंक्शन होता है। डिफॉल्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज इनलाइन, इनलाइन, ठीक है। डिफॉल्ट टाइप जो होती है उसकी इनलाइन होती है, ये बात याद रखिएगा। वो कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि दे डू नॉट हैव द साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आपकी बुक के अंदर है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने बाहर से नहीं ऐड किया, याद रखिएगा, ये आपको पेपर में आ सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये फंक्शन की तरह के ही फंक्शन होते हैं। सेकेंडली, ऑटोमेटिक टाइप चेकिंग फॉर द पैरामीटर इज आल्सो डन फॉर इनलाइन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, उसके बाद डिफरेंट बिटवीन डाटा टाइप्स प्रोवाइड एंड एक्सपेक्टेड द कंपाइलर विल रिपोर्ट एंड एरर अनलाइक मैक्रोस। कहता है इफ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द डाटा टाइप, कहता है कि अगर इसके डाटा टाइप में डिफरेंस हो, डिफरेंस बिटवीन द डाटा टाइप्स, ये फिर क्या करता है, ये प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड द कंपाइलर विल रिपोर्ट एरर। उसके बाद क्या कहता है, वी विल सी द प्रोग्राम। अब वो कहता है आगे हम प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, इसके प्रोग्राम से पहले मैं आपको कुछ प्रोग्राम छोटे मोटे टाइप कर देता हूँ, ताकि हमें जो है ना इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। मैं कोड को कुछ पोर्शन यहीं से ले लेता हूँ, वीडियो को मैं ब्रेक लगाऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कोड टाइप किया और काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, तो वीडियो लंबी हो जाती है। आपने मुझे लंबी वीडियो पे बोर होकर टेस्ट नहीं देना। इन चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा कोड फंक्शन का लिख दिया, यानी कि सिंपल सा सीन है। ये मैंने एक इनलाइन उसको बता दिया कि मेरा फंक्शन इनलाइन कर दो। फंक्शन कौन सा था, पहले समझ लो कि मैं इनलाइन वाला वर्ड ही खत्म कर देता हूँ। अब सिंपल हम पहले फंक्शन लिखते थे, इंट लिख दिया, आगे फंक्शन का नाम मैंने ऐड लिख दिया, ठीक है। ऐड लिख दो, सम लिख दो, जो मर्जी लिख दो, मैं इसको ऐड ही रहने देता हूँ। फिर मैंने आगे फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट्स लिख दिए, एक आर्गूमेंट ये है, एक आर्गूमेंट ये है, ठीक है। इन दोनों की डाटा टाइप जो है इंटीजर है। रिटर्न टाइप मैंने बता दी कि ए प्लस बी का जो भी मजमूआ होगा उसको वापस रिटर्न कर दो, ठीक है। आगे मैंने उसको बता दिया। अब पहले मैं फंक्शन को इनलाइन कर देता हूँ, मैं क्या देता हूँ इसको इनलाइन, मैंने फंक्शन को इनलाइन कर दिया, ठीक है। इनलाइन कर देने के बाद उसके सिंपल सा प्रोग्राम था, ये मैंने आगे मेन फंक्शन ले लिया, ठीक है। उसके अंदर सी आउट मैंने क्या दिया, एडिशन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं ए एंड बी इज, ए और बी का जो एडिशन है वो क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा। अब जो यहाँ पे a प्लस बी का मजमुआ था, अब उनको एक वैल्यू मैंने ये दे दी और एक वैल्यू मैंने ये दे दी, ठीक है। अब इन वैल्यू को चेंज कर दो, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 5 कर देता हूँ, और 5 और दूसरा भी मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। दो मैंने उसको वैल्यू दे दी। अब क्या करेगा, ये इनका मजमुआ वापस दे देगा। सिंपल वाला फंक्शन था जो कि पहले वाला था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड इन लाइन चेंज हुआ है, बाकी वही वाला। यहाँ पे ये नीचे भी एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, अब यहाँ पे ये वाली लाइन क्या हुई है, ये मैंने इसलिए टाइप कर दिया कि यहाँ पे क्या होगा, जो रिटर्न में वो क्या करेगा, ये 5, यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 5 प्लस 6 का जमा करके वो वापस यहाँ पे देगा और हमारा फंक्शन चल जाएगा। अब ये वाली लाइन जो है मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, फंक्शन को रन करते हैं। मैंने फंक्शन को रन किया, उसने मुझे आंसर बता दिया, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 5 एंड 6, इसको जमा कर दिया। सिंपल फंक्शन जैसे आपने पीछे पढ़े थे वही वाला काम है, सिर्फ फंक्शन के साथ इनलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब फंक्शन जो है इनलाइन फंक्शन है। उसके बाद
उसके बाद आगे ये वाला कोड भी मैं साथ में थोड़ा सा टाइप करके आपके उसी बुक के अंदर दे देता हूँ, ताकि आप बुक आप तक जब पहुंचे, क्योंकि आपने जब टेस्ट लेना है बुक तो आपको डेली मिल जाया करेगी। तो ये आपका कोड भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, और इसको मैं यहाँ पे पहले आपके दूसरे कोड की तरफ जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ पहले छोटी सी एग्जाम्पल से आपको कोड क्या होता है उसकी समझ होनी चाहिए। ये मैंने टेबल ड्रा किया और इसके अंदर मैंने आपका कोड लिख दिया, ठीक है, ये आपका कोड इसके अंदर लिख दिया। अब आपको पहले इसकी समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद आपको अपने मेन बुक वाले कोड की समझ आ जाएगी। अब ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा हम डार्किंग कर देते हैं, कर दिया एडिशन ऑफ एंड रिटर्न, और यहाँ पे ये वाली टाइप आनी है। उसके बाद क्या था, ये वाला नीचे का पोर्शन था, कुछ नीचे आ गया ना जी। अब सीन ये है, एग्जांपल ऑफ इनलाइन फंक्शन जो बुक में दिया हुआ है इसने, अब जो बुक में दिया है इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी किया, ठीक है, और यहाँ पे किया इसको कंट्रोल वी इधर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर लिया। अब ये आपका उसने दिया हुआ है कोड, इसको अब करते हैं रन करने इनलाइन फंक्शन। अच्छा, इसको करते हैं अब रन, इसको करते हैं न्यू पोर्शन पे पेस्ट, ठीक है, और पेस्ट किया इसको। अब समझते हैं क्या, अब डिफाइन उसने एक मैक्स नाम का एक जो है मैक्रो ले लिया। अब ये डिफाइन है, ये एक मैक्रो है, दिस इज अ मैक्रो, दिस इज मैक्रोज, ठीक है, ये मैक्रो है। अब यहाँ पे नीचे मैक्स का ऊपर उसने एक फंक्शन लिया, नीचे भी फंक्शन ले लिया। अब नीचे उसने एक फंक्शन मैक्स का ले लिया ये वाला, ठीक है, लेकिन इसके साथ अब ये लगा दिया। अब ये इनलाइन फंक्शन है, पहले सादा फंक्शन था, अब इनलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है, इसको उसने बोला कि अब देखिएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो फिर ये वाली पहली स्टेटमेंट जो है इसका आंसर मिल जाएगा, रिटर्न में ये दे देगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि आपने एल्स में पढ़ा था ना, एल्स एल्स में यहाँ पे वो भी सीन होगा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं है क्योंकि इनलाइन फंक्शन है। अगर उसका a इज ग्रेटर देन b, अगर वाकई a b से ग्रेटर होगा, वैल्यू ट्रू हुई, तो पहली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, वरना b वाला प्रिंट करेगा। अब ये आगे जाएंगे फिर पता चलेगा क्या सीन है। अब यहाँ पे क्या सीन है आगे, उसने यहाँ पे एक i वेरिएबल ले लिया, एक x ले लिया, एक y ले लिया। अब यहाँ पे हुआ क्या, उसकी जो वैल्यू है 23 है, अब यहाँ पे उसकी वैल्यू है 45। यहाँ पे क्या होगा समझिएगा बात को, ऊपर हमारे पास आर्गुमेंट एक ये वाला है और ये वाला आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट्स है ए एंड बी, दो आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, दोनों आर्गुमेंट्स पे उसने वैल्यू को टेस्ट करना है। आपने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं करने अगर आपको कोड ज्यादा अच्छे से नहीं आता तो, ठीक है। इसको ये किया रन, और इसका कोई सा नाम रख देते हैं, नाम क्या रख देते हैं, कुछ भी नाम रख दिया। ये लो, इसको प्रिंट करते हैं। अब सीन क्या हुआ पहले समझ लो, अब ऊपर पहले गौर से देख लो, ये एक MAX मैक्स लिखा हुआ है कैपिटल में, ठीक है, और ये स्मॉल में लिखा है। जो स्मॉल वाला आपको पता है लाइन है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ डियर, यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि अब कौन सा काम कहाँ पे होने वाला है। नीचे मैं लिख देता हूँ इनलाइन कमेंट में लिखना था, सॉरी, इनलाइन वाली साइड, ठीक है, और ऊपर जो है वो मैक्रोस वाली साइड है, इसको भी नीचे लिख देते हैं मैक्रोस वाली साइड, ठीक है। अब ऊपर मैक्रोस का काम है, नीचे इनलाइन का काम है। अब मैक्रोस, अब ये 23 है और ये 45 है। अब पहली वाली साइड का ऊपर प्रोग्राम देखना, ये जो 23 था, ये वाला जो 23 था, ये इसका आंसर क्या हो गया 24 हो गया, ठीक है। और जो दूसरा है 47, वो 45 को उसने क्या कर दिया 47, इसमें उसने 2 इंक्रीज कर दिया और इसमें उसने कितना इंक्रीज किया 1। अब ये क्यों हुआ, नीचे वाली लाइन नहीं देखनी आपने, अब आप ऊपर वाली लाइन को समझो। उसने ये क्यों किया, उसने ऊपर शर्त बताई हुई है अगर a बड़ा है b से, ठीक है। अब क्या ये जो वैल्यू है 23 ये बड़ी है इसके इससे नहीं बड़ी, ठीक है। इसी तरह का होगा कि ये जो बड़ी वाली वैल्यू है इस पे काम ज्यादा होगा। अब यहाँ पे x में भी इंक्रीमेंट लग गया और y पे भी, लेकिन बड़ा कौन सा था y। अब जो y है उस पे डबल इंक्रीमेंट लग गया मैक्रोज की वजह से, क्योंकि उसने बताया हुआ है मैक्रोज के अंदर a इज ग्रेटर देन b,
ठीक है, अगर a b से ग्रेटर है तो सेम एज इट जो b की वैल्यू है उस पे उसने इंक्रीमेंट लगा दिया, तो यहाँ पे इसको 45 को 47 कर देगा और जो 23 है इसको 24 कर देगा। इस पे जस्ट वन टाइम वो इंक्रीज करेगा, लार्जर वैल्यू को इंक्रीमेंट ट्वाइस कर देगा। ठीक है, 2 बार उसने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और आगे उसने सी आउट कर दिया, ये सी एक्स की वैल्यू उसने बता दी और ये वाई की न्यू वैल्यू। एक्स अब जो है उसकी वैल्यू 24 होगी और इसकी 27 होगी। अब इन लाइन फंक्शन की तरफ आ जाओ, अब दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। अब नीचे देखो 24 हुआ और ये 46 हुआ। अब इसको उसने 2 टाइम नहीं किया क्योंकि दिस इज इन लाइन फंक्शन। ठीक है, वर्क एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हमने सोचा है वैसा ही काम कर रहा है इन लाइन फंक्शन, ओनली इन वन लाइन। ठीक है, 23 को उसने इंक्रीज कर दिया, 24 कर दिया और 40 को उसने कर दिया कितना, 46। ये है इन लाइन फंक्शन, क्योंकि मैक्स जो स्मॉल वाला था वो हमने इन लाइन किया हुआ था और जो ऊपर वाला वो मैक्रो था। इसकी वजह से उसने उसको ट्वाइस किया था और नीचे वाले को ट्वाइस नहीं किया। ये आपका कोड था। उसके बाद हम चलते हैं आपकी बुक का नेक्स्ट पोर्शन। आउट ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। टेस्ट में आपको शायद मैं ये वाली चीज पूछ लूं। आउटपुट फ्रॉम द इनलाइन फंक्शन इज द करेक्ट व्हाइल मैक्रोज हैज प्रोड्यूस्ड इनकरेक्ट रिजल्ट बाय इंक्रीमेंटल वेरिएबल बाय 2 टाइम्स। वो कहता है we can see output from inline function is correct while macros has produced incorrect result by incrementing। वो कहता है कि जब macros गलत काम करेगा तो inline function बिल्कुल ठीक काम करता है, इसलिए इनका इस्तेमाल है। क्योंकि यहाँ पे देखो उसको यहाँ पे भी जो macros थे उस पे भी यहाँ पे भी उसको 45 को 46 करना चाहिए था, लेकिन जब इसने गलत काम किया तो इसने ठीक करके दिया। तो उसके बाद कहता है क्वेश्चन इन माइंड, मैंने ये चीज लिखी है, keep in mind that macros just replace the argument value inside the definition। ये सिर्फ inside, यानी कि ये जो ऊपर हमने कोड देखा, ये वाला जो कोड हमने देखा है, इसको वो कहता है कि आपका ये वाला कोड कुछ इस तरह से शो होना था कि x की वैल्यू को इंक्रीज होना था, फिर उसने ग्रेटर होना था y की वैल्यू से। ठीक है, और यहाँ पे उसने कर दिया x की वैल्यू सेमीकोलन और y की वैल्यू। ये चीजें आप छोड़ दो, क्लियरिंग रिजल्ट द वेरिएबल छोड़ दो, ये भी कहता है आपने रीड करना है। मैं वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाई इज द प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन द इनलाइन फंक्शन। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज व्हाई इज प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन द इनलाइन फंक्शन। इनलाइन में क्यों प्रॉब्लम नहीं होता? इनसाइड द कोड कॉल ऑफ द इनलाइन फंक्शन मैक्स इज द मेड बाय द राइटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्योंकि वो कहता है कि हम जब इनलाइन फंक्शन लिखते हैं उसमें ये वाला सीन नहीं होता, उसके अंदर ये वाला सीन होता है। क्यों? वो कहता है कि x की वैल्यू इंक्रीज करता है, फिर y की वैल्यू इंक्रीज करता है और आउटपुट देता है। यहाँ पे x की जो वैल्यू थी उसको उसने 24 कर दिया, इसको 46 कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसने पहले अगर जो वैल्यू बड़ी थी उसको उसने इंक्रीज कर दिया 2 टाइम। उसके बाद वो क्या कहता है, द आर्गुमेंट्स आर द इंक्रीमेंट आफ्टर देयर वैल्यूज आर रिप्लेस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैक्रोज फंक्शन इज आवर रिक्वायर्ड बिहेवियर। इट इज बेटर टू यूज द इनलाइन फंक्शन रेदर देन द मैक्रोज। वो कहता है कि इट इज बेटर टू यूज द इनलाइन फंक्शन रेदर देन द मैक्रोज। वो कहता है मैक्रो से अच्छा आप इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल कर लो। ये आपका क्विज है। उसके बाद कहता है स्टिल मैक्रोज बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्मॉल डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद कहता है द इनलाइन कीवर्ड ओनली सजेस्ट टू कंपाइलर। ये कंपाइलर से ही काम होता है इसका। इसने कंपाइलर को रिक्वेस्ट भेजनी है, उसने फिर इसको कहता है फंक्शन लार्जर देन द फ्यू लाइंस आर नॉट एक्सपेंडेड इन लाइन इवन इफ दे आर द डिक्लेयर्ड। कुछ खास नहीं। कहते हैं also keep in mind that after the multiplication file include the header file that contain the inline function, all those file must be recompiled after inline function in the header file is changed। अगर वो कहता है कि हम किसी फंक्शन की हेडर फाइल चेंज कर दें, जो कि यहाँ पे ऊपर होती है, यहाँ पे हेडर फाइल वो कहता है अगर हम उसकी चेंज कर दें तो कहता है ये फिर से रिकम्पाइल्ड होंगे। ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट वाली चीज नहीं थी, लेकिन हम इसको फिर भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। उसके बाद क्या है, आगे है फंक्शन ओवरलोडिंग। दिस इज वेरी आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी कर देते हैं हम। अब सबसे पहले मैंने इसकी एक डिफाइन ऐड किया, इन C++ टू फंक्शन कैन हैव द सेम नेम इफ नंबर ऑफ द आर्गुमेंट्स पास्ड इन द डिफरेंट टाइप्स। These function having the same name but the different arguments known as the or ये नीचे वाला पोर्शन सिर्फ इतना कर लो। In a C we can have the same name if the number or types of the argument passed in the different। इतना सा the same name but different one known as the overloading। ये वाला इतनी सी लाइन आपके लिए काफी है, ज्यादा नहीं एडिंग करनी, ताकि आपको आसानी रहे। कहता था फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? ये जो ब्रैकेट के अंदर
ये जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, पैरेंथेसिस के अंदर ये सारा कोड थोड़ा छोटा का, तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर ये और ये इनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। वो कहता है कि ऐसा फंक्शन जिसका नाम तो एक जैसा हो लेकिन उसके अंदर आर्गुमेंट्स की तादाद डिफरेंट हो। फर्ज करो मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए। मैं इस चीज को भी खत्म कर देता हूँ। मैंने एक ले लिया फंक्शन, मैंने फंक्शन को ले लिया, उसकी इंट टाइप ले ली और मैंने बोला कि फंक्शन का नाम जो है वो है फंक रख देता हूँ। मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ फंकटीकू। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया फंकटीकू, ठीक है। अब फंकटीकू नाम का एक फंक्शन है मेरे पास, इसके अंदर मैंने एक ले लिया इंट, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 4, ठीक है। फिर मैंने इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, कंट्रोल सी किया, ठीक है, नीचे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक इंट और 4 ले लिया जो कि ऊपर था। अब नहीं, ऐसा नहीं करना। अब मैंने क्या किया, मैंने फ्लोट ले लिया, ठीक है। अब मैं फिर क्या किया, अब मैंने कंट्रोल वी किया, अब मैंने इंट 4 और मैंने क्या ले लिया, अब मैंने डबल ले लिया। अब देखो फंकटीको सेम नेम है सबके, अंदर आर्गुमेंट्स की तादाद इसकी 2 थी, इसकी मैं 1 कर देता हूँ, इसकी 1 थी, इसकी 2 कर दी, इसकी 3 कर दी, इसकी इंट थी, इसकी इंट फ्लोट कर दी, इसकी इंट 4 डबल कर दी। अब आर्गुमेंट्स की तादाद इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी, अब ये चेंजिंग कर दी मैंने, तो ये है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब मैं इसकी आपको एक पंजाबी एग्जांपल दूंगा, कहता सेम नेम डिफरेंट आर्गुमेंट। मैंने ये यहाँ पे इसलिए टाइप किया आपको इजी रहे बुक जब। अब देखो मेरे पास ये एक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट नहीं करता, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक टेस्ट नाम का एक ले लिया जो कि आपकी बुक में मैंने ऐड किया। टेस्ट नाम का मैंने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन के आगे आपको पता है पैरेंथेसिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम किया, मैंने उसको बोल दिया कि सेम नाम टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, सबका नाम ठीक है, सेम है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला यहाँ पे कि उसकी एक इंट है ए, फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे डबल है। अब ये इंट और है, डबल और है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट ए लिख दिया, डबल बी लिख दिया, ठीक है। ये सब कुछ राइट है, ये सब कुछ राइट है। मैं आपको मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा, अब जो यहाँ पे इंट मैंने ये, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें एक आर्गुमेंट है, इसमें भी एक आर्गुमेंट है, लेकिन उसकी डाटा टाइप अलग है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको कंट्रोल किया और इसको यहाँ पे ये कर दिया, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सेम आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट आर्गुमेंट लेकिन सेम नेम होना चाहिए। अब देखो सबके डिफरेंट आर्गुमेंट है। अब बुक में आ जाओ, वो कहता है कि यहाँ पे मैंने जो टाइप किया इंट, अब ये ए है, अब ये डबल ए है, ठीक है, अब ये इंट ए और डबल बी है, ये सारी चीजें डिफरेंट, तो ये वाला ठीक है फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन यहाँ पे देखो इंट ए लिया है, ठीक है, और यहाँ पे नेम टेस्ट लिया है, ठीक है, अब आगे इंट बी ले लिया। अब आपने बी नहीं देखना, उसकी डाटा टाइप भी इंट है और आर्गुमेंट भी एक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं इसको बी कर देता हूँ, ये फिर भी गलत है, इसकी डाटा टाइप तो सेम है, डाटा टाइप तो सेम है, आल्सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। वो कहता है कि डिफरेंट इसकी आर्गुमेंट्स टाइप्स होनी चाहिए, तो दिस इज नाउन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसकी एग्जांपल ले लो, एक हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं, मेरे पास एक, फर्ज कर लो मेरे पास एक ये ट्रक है, ठीक है, ये मेरा ट्रक है, ठीक है। ट्रक के अंदर हमने क्या किया, हमने चीजें लोड करनी थी, ठीक है, चीजों को लोड कर रहे थे, सेम नेम की चीजें लोड की जा रही हैं, ठीक है, ठीक है, चीजें लोड की जा रही हैं सेम नाम की। यानी कि अगर हम इसमें बकरे, आजकल कुर्बानी का सीजन था, तो दिस इज नाउन एज फंक्शन या बकरा ओवरलोडिंग समझ लो, ठीक है, दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर आप ऐसा कर दो कि एक ऊंट लेके आ जाओ, तो फिर ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी, फिर ये बदतमीजी होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। एक और एग्जांपल इसकी समझ लो कि फंक्शन ओवरलोडिंग हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब हमने एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन बनाने हों और उनका इस्तेमाल करना हो, ओवरलोड फंक्शन को करना हो, एक ही फंक्शन। फंक्शन आपको मैंने बताया था, कोई भी चीज इंट
ए उसके आगे डबल पैरेंथेसिस हो तो इसको फंक्शन कहते हैं। अब ए एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी डाटा टाइप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है एक सेम नाम के जब हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ तो फिर एरर नहीं आता, इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अब आ जाओ आगे। वो कहता है कि यू हैव ऑलरेडी सीन ओवरलोडिंग मेनी टाइम्स, फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज द सी आउट फॉर स्ट्रिंग यूजिंग दैट फॉर इंट लोड वगैरह वगैरह। वो कहता है आपने ये काम काफी दफा देखा, स्ट्रिंग इज दिस इज माय स्ट्रिंग माय इंट, उसने कुछ एग्जांपल दिए, ये चीजें आपने नहीं करनी। आपने जो काम की चीज है पहले आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आर्गुमेंट क्या होते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। कहता है द मैजिक ऑफ द सी आउट इज दैट द प्रिंट वेरिएबल ऑफ द डिफरेंट डाटा टाइप, कितनी डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स, इट इज द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ओवरलोडिंग। कहता है कि डिफरेंट, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको ये कह देता हूँ कि ये वाली चीज मैं खत्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भैया आपके पास सेम नाम के फंक्शन कैसे प्रिंट होंगे, ये तो गलत है क्योंकि सेम चीज नहीं प्रिंट होती। वो कहता है आप ये कैसे प्रिंट करोगे, तो मैं कहता हूँ दिस इज पॉसिबल, दिस इज ड्यू टू फंक्शन 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 ओवरलोडिंग। ये फंक्शन ओवरलोडिंग की वजह से मुमकिन होता है, वरना नहीं, ठीक है। वो कहता है दिस इज पॉसिबल ड्यू टू फंक्शन ओवरलोडिंग। ये आपका क्विज आएगा, इसको लिख देते हैं QUIZ, ठीक है, ये आपका क्विज है, इसको हमने लिख दिया। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं और थोड़ा इसको रंग डाल देते हैं इसके अंदर, और आगे हम इसको लिख देते हैं सेमीकोलन, और फिर हम ऐसे एंटर करते हैं। उसके बाद कहता है ऑपरेटर ऑफ सी आउट दैट स्ट्रीम्स इंसर्शन ऑपरेटर इज द ओवरलोडेड फॉर द मेनी डाटा टाइप्स द हेडर इज फाइल आई कंटेन द प्रोटोटाइप वगैरह वगैरह। आप खुद रीड करो। कहता है यूजिंग द सेम नेम, डेफिनेशन उसने आपकी बुक में दी है। कहता है यूजिंग द सेम नेम टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क ऑफ द डिफरेंट टास्क डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। कहता है कि एक ही नाम के बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन का इस्तेमाल करना आपका जो है ओवरलोडिंग कहलाता है। कहता है सी आउट इज द डिबिंग वगैरह वगैरह, ये चीजें आप रीड कर लो, अब आपको कंसेप्ट बन गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दिए है। वो कहता है डबल, उसकी डाटा टाइप पीछे उसने डबल ले ली। इंसर्ट QRT उसने एक फंक्शन ले लिया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए। हम क्या कर लेते हैं, वो कहता है इंसर्ट QRT एक फंक्शन है, यहाँ पे उसने डबल QRT फंक्शन ले लिया। अंदर उसने यहाँ पे एक इंट लिया फंक्शन की टाइप, यहाँ पे उसने डबल ले ली, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है, उसकी मर्जी है। वो कहता है if we want to categorize the double we separate the function for the int and double और int से उसने इसको डिफरेंट कर दिया, ऑप्शन दे दिया। you can use the function insert QR where the integer square root, और दूसरा वो कहता है डबल स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेगा। ये आप रीड करें, वेरी इजी लिखा हुआ है, ये रीड करने वाली चीज है, पेपर में आ सकती है। उसके बाद उसने बोला इंट स्क्वायर इंट आई ले लिया उसने। अब ये यहाँ पे ये वाली जितनी भी बात है हम इसको एक छोटे से प्रोग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। और ये क्यों कह रहा है यहाँ पे, ये वाली चीजें उसने क्यों बोली कि उसने खुद ब खुद, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि एक ने खुद ब खुद डबल से ले लिया। ये क्या किया, इसकी तरफ जाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, नहीं एक अलग से प्रोग्राम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। प्रोग्राम नहीं लिखते, इसको पकड़ते हैं, इससे आपको समझ नहीं आएगी, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इतना सा पोर्शन हम लेते हैं कॉपी में, कंट्रोल C लिया। मैं वीडियो को फिर से ब्रेक लगाऊं ताकि हमारा टाइम सेव रहे हमारा, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद हम पहले इंट मेन और उसके बाद बॉडी, उसके बाद कौन सा फंक्शन लिख दूं मैं आपके लिए, नहीं हम ऐसा करेंगे, टाइम को सेव रखेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बाद में आपको कोड भी समझाना पड़ता है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ जो आपका कोड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है, सीन ये है कि मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आएगी, इसके लिए मुझे पहले जो है आपको कोड करवाना पड़ेगा, या ना किए बिना भी क्या आप समझ पाओगे, एक मेरे ज़हन में कंफ्यूजन चल रही है। कोड लिखना पड़ेगा,
वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से ना इधर ही मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा इधर ही। आप अच्छे बच्चे हैं। ओके, अच्छा पहले थोड़ा सा इस पोर्शन को समझ लेते हैं। इस पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ। ये हमारा मेन फंक्शन है, जैसे कि हम पीछे पढ़ते आए हैं, इंट मेन वाला। ठीक है, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा, इसकी डिक्लेरेशन सेट कर लेते हैं, समझ आएगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा, सीन ये है, यानी कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़े। प्रिंट नाम का हमने सेम फंक्शन ले लिया, जैसे मैं अभी फंक्शन नेम के फंक्शन ले रहा था, प्रिंट नाम का हमने सेम फंक्शन ले लिया। यहाँ पे भी प्रिंट नेम का फंक्शन ले लिया, यहाँ पे भी प्रिंट नेम का एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, ये भी प्रिंट है, ये भी प्रिंट है, ये भी प्रिंट है। ठीक है, इसके अंदर एक इंट आई लिखा हुआ है, इसके अंदर डबल लिखा हुआ है, इसकी डेटा टाइप डबल वाली है। यहाँ पे करैक्टर स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये सब सेम नेम के फंक्शन है, लेकिन आर्गुमेंट इनके अंदर डिफरेंट है। अब इनका फायदा क्या होता है, अब आप समझ जाओगे। अब एक मेन फंक्शन ले लिया, इसके अंदर उसने एक इंट आई नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसका साइज है 100। अब डी नाम का एक फंक्शन ले लिया, उसका जो साइज है वो है 1 2 3 पॉइंट, फ्लोटिंग में है, इसको उसने डबल में लिख दिया। ठीक है, फ्लोट में लिख लो, डबल लिख लो। यहाँ पे उसने एक करैक्टर स्ट्रिंग ले लिया, जिसका उसने ये वाली चीज लिख दी। ठीक है, के आगे एक पैराग्राफ लिख दी, स्ट्रिंग लिख दी। अब ये बात को समझिएगा, यहाँ पे उसने उसको प्रिंट आउट करवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात ये है कि ये एक आई है, इसकी डाटा टाइप इंट है और ये 100 है। अब ये कैसे पता चलेगा इसको कि ये यहाँ पे जाएगा। अब इसका फायदा ये होता है ओवरलोडिंग का, कि सेम नेम के जब फंक्शन होते हैं तो जो एग्जैक्ट मैच होता है ये खुद ब खुद उठा लेता है। अब ये क्या करेगा, जब इसके पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू होगी, समथिंग लाइक 1 2 3 पॉइंट, कुछ ऐसे डबल फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू होगी, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे आएगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, जब इसको कोई भी काउंटिंग की वैल्यू मिलेगी, फर्ज करो कुछ इस तरह की, तो फिर ये खुद ब खुद यहाँ पे आएगा और फिर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट आउट करेगा। ठीक है, अगर इसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यानी कि कुछ भी इसको स्ट्रिंग मिलता है ए बी सी कुछ भी, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, मेन के अंदर इसको कॉल किया गया प्रिंट को, सबसे पहले प्रिंट को कॉल किया आई ने, तो आई खुद ब खुद पता है इसकी वैल्यू ये है 100, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे जाके मैच हो जाएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट आउट करके देगा। डी जो है वो डबल वैल्यू है, यानी कि ये वाली इसकी स्टेटमेंट ये खुद ब खुद डी पे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी एस है ये स्ट्रिंग पे चला जाएगा। इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया इसको, यहाँ पे कहता है द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 100। ठीक है, अब इसको कैसे पता था कि मैंने यहाँ पे जाना है, बस यही फायदा होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का। सेम नेम है लेकिन उसने अपना नेम, अपनी चीज खुद ब खुद ढूंढ ली, किस वजह से, उसके आर्गूमेंट्स की वजह से। इंट आई की वैल्यू 100 थी, तो उसको पता था कि उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। अब उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ डबल इज 1 2 3, तो डबल वाली टाइप उसने खुद ढूंढ ली। अपने आर्गूमेंट्स की वजह से ये अपनी पोजीशन को खुद फाइंड करता है और रन आउट करवाता है। ये इतना सा कोड था, ठीक है, डबल का। उसके बाद आगे ये एक बड़ा वाला कोड है, लास्ट वाला, ये आप नहीं करेंगे। वैसे तो ये काफ़ी इजी है, लेकिन आप इसको नहीं करेंगे, आप इसको स्किप करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग को कॉपी करता है। ठीक है, ये आपकी जो स्ट्रिंग है लाइब्रेरी को, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कॉपी करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनलाइन फंक्शन में ये एन स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये आप फिलहाल आप छोड़ देंगे, जब हम कर लेंगे कुछ 15 प्रोग्राम तो फिर आप मुझे बताएंगे कि ये वाला कोड रहता है, मैं करवा दूंगा। अदरवाइज आप इसको स्किप करें, इस पर फोकस ना करें। आपकी थ्योरी काफ़ी डिफिकल्ट है, उसी पे आप टाइम दे। आगे हमारे ऑब्जेक्ट और क्लासेस हैं, इंशाल्लाह इनको हम अगले लेक्चर में कवर आउट करेंगे। वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों लंबी हो जाती है, लेकिन मैंने आपको हर चीज़, अच्छा यहाँ पे ये वाली चीज़ बतानी थी आपको, ये बताई नहीं मैंने। अच्छा, ये वो पता क्या बता रहा है, वो कहता है कि ये 10.5 ने जाके उसको कैसे फाइंड कर लिया, फ्लोट और डबल को, क्योंकि उसकी डाटा टाइप ये थी, तो उसने अपनी डाटा टाइप के हिसाब से अपनी चीज को फाइंड कर लिया। जैसे इस कोड के अंदर
आई इंटीजर वाला था तो ये यहाँ मैच हो गया, डी जो डबल और फ्लोटिंग का तो खुद ब खुद मैच हो गया। तो यही असूल उसने यहाँ पे बताया हुआ है, ये रीड करें। कहता है इन आवर फंक्शन एफ टेक्स 2 इंट, अगर वो 2 इंट यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसके अंदर समझो पैरामीटर एंड द अदर टेक्स 3 इंट। अब जो जिसके अंदर एक आर्गूमेंट है वो एक के साथ मैच हो जाएगा, जिसके अंदर 2 आर्गूमेंट्स है वो 2 के साथ मैच हो जाएगा, जिसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स है वो 3 के साथ मैच हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक आर्गूमेंट ये है, दूसरा आर्गूमेंट ये है, तो ये कौन सी टाइप के साथ जाके मैच हो जाएगा, x.2 यानी कि 2 आर्गूमेंट इसके साथ, जिसके पास 3 आर्गूमेंट है 1 2 3, तो ये 3 वाला 3 के साथ जाकर मैच हो जाएगा। यही फंक्शन ओवरलोडिंग के बेनिफिट होते हैं। इसीलिए वो कहता है कि हम सेम इंट और सेम इंट नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो किसके साथ जाके मैच होगा, ये प्रॉब्लम रहती है उसको। तो ये था आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, वेरी इजी है, थ्योरी पे फोकस करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.